समाज सेवी ने सच वाला बना पा जो लोग लुटते सजा इन्हां नूं भी छेती मेट मिलूगी जिते कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते। We the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Allah and men, and cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan, are creating an egalitarian society through a new order. These are the lines from our sacred constitution 1973. उसके प्रियम्बल में शामिल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, और इन लाइन्स का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के लोग खुदा के सामने और दूसरे इंसानों के सामने अपनी जिम्मेदारी और इस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से दी गई कुर्बानियों से आगाह होकर एक नए ऑर्डर के तहत एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी तश्कील दे रहे हैं। इसमें काबिल गौर बात है इक्वालिटेरियन सोसाइटी। इक्वालिटेरियन सोसाइटी क्या होता है और ये ऑर्डर क्या होता है? इक्वालिटेरियन सोसाइटी एक ह्यूमनिज़म फिलॉसफी से डिराइव्ड है, और इक्वालिटेरियन सोसाइटी कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी वेयर एवरीवन is equal and no one is above the law, जहाँ पर सबसे मुकद्दस चीज़ इंसान है, कोई क्लासेस नहीं है, कोई हायरार्कीज़ नहीं है, कोई क्लास डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन क्या ये सोसाइटी वाकई इक्वालिटेरियन सोसाइटी है? इसका एक मुजाहिरा देखते हैं। इतनी ज्यादती हो रही है, जायज लोगों के लिए हो रही है। बिजली के महंगे जायज लोगों के लिए ये सारे हिसाब है। जो अनफेयर लोग हैं उनके लिए फिक्र नहीं। पिछले 2 महीने यहाँ पे रीडिंग नहीं की किसी ने, पिछले महीने रीडिंग ही नहीं की, डबल डाल दी, इस महीने फिर रीडिंग नहीं की, फिर डबल डाल दी। ये मैं पिक्चर लेके आया हूँ, अभी रीडिंग ये देखो। एक महीने करते, एक महीने नहीं करते, अगले महीने डबल डाल देते हैं। बेटा तुझे पता भी मीटिंग हो रही है। तो ये है इक्वालिटेरियन सोसाइटी, जहाँ गरीब को एसटीओ के दफ्तर के बाहर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और उसने अपने दरवाजे पर गार्ड तैनात कर रखा है और उसकी सो कॉल्ड मीटिंग चल रही है। मच लाइक ब्रिटिश इंडिया, जहाँ ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट वालों को इसी तरह ट्रीट किया करते थे। तो क्या ये इक्वालिटेरियन सोसाइटी है जो ये तश्कील पाई है? इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के फंडामेंटल राइट्स जो हर शहरी को मैसर हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ये एक बिल है जो एक ऐसे घर का है जिसमें मामूली अप्लाइंसेस 4 पंखे, एक फ्रिज, एक टीवी है, और उसका बिल 662 यूनिट्स, 662 किलोवाट आवर। एक 1.5 टन का एसी भी एक दिन में 12 यूनिट्स 12 किलोवाट आवर यूज़ करता है। और इससे बढ़कर जब पापा के कई चक्कर, कई धक्के खा लिए और उनके बनाए गए लेटर के तहत मीटर चेकिंग की दरख्वास्त के लिए अप्लाई किया, तो मीटर चेकर ने इनकार कर दिया कि वो ये काम नहीं कर सकता। एसटीओ ने जिस पर्सन का नंबर लिख कर दिया, उस पर्सन ने इनकार कर दिया कि वो ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद कंप्लेंट ऑफिस में कॉल करके वहाँ पर कंप्लेंट करवाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी कोई कंप्लेंट ना सुनी। एसटीओ ने हाथ खड़े कर दिए कि ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मजूराबाद दफ्तर, आपके दफ्तर में हमारा मीटर चेक करवाओ, इकट्ठे हो, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अच्छा, यानी आप नहीं करेंगे? अकेले नहीं करते हो? अकेले नहीं करते, एसडीओ साहब के हुक्म के बावजूद आप अकेले नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं। जो एक आम आदमी कर सकता है वो यही कर सकता है कि एजुकेट द मैसेस, लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके राइट्स का इदराक करवाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का प्रीएम्बल भी है, इसके जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनमें पहला पॉइंट सॉवरेनिटी
over the universe belongs to Allah only, यानी इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ द will of people to establish an order। ये लोगों की मर्जी है जिसके तहत ये ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है। इस ऑर्डर को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कौन से फिलोसफर्स, कौन से लोग थे जिन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थीरीज दी और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर बनाया गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक मुआहदा है जिसके तहत जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर एक गवर्नमेंट को तश्कील देते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके तहत एक माशरा तश्कील पाता है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो पहले इंसान गैदर हंटर्स थे, इकट्ठे होकर शिकार करते थे, नोमैडिक लाइफ गुजारते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है सफ़र करते थे। फिर इंसान ने सेटल होना शुरू किया। फर्टाइल क्रेसेंट वो इलाके जहाँ पर पानी की दस्तियाबी थी वहाँ पर उन्होंने सेटल होना शुरू किया। वहाँ पर ट्राइब्स बने, सिटीज़ बनी एंड देन स्टेट्स एंड किंगडम्स फॉर्म हुए। इस स्टेट बनाने का जो अमल है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थीरीज में एक थीरी है थॉमस हॉब्स की, एक थीरी है जीन जैक रूसो की और एक थीरी है जॉन लॉक की। और भी बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड बात की है। प्लेटो है, एरिस्टोटल है। बट इन तीन लोगों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थीरीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी किसी बुक के रेफरेंस से बता रहा हूँ और उस बुक का रेफरेंस मैं जो है इस वीडियो में दूंगा भी से, ताकि सनद रहे कि जो बात है वो मैं अपने तय नहीं कर रहा बल्कि किसी सोर्स के थ्रू कर रहा हूँ। और सच और झूठ को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद तहकीक करें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की कोट है कि तस्लीम कर लेने के बाद तहकीक करना गुमराही है। तो आपको खुद तहकीक करके सच को ढूंढना पड़ेगा। सच दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं खरा सच, एक ऐसा सच जिसमें कोई ज़ाती मफाद शामिल ना हो, कोई बैरूनी मुदाखलत शामिल ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये सच बोलने वाले माशरे में अक्सर औक़ात परसिक्यूशन का शिकार होते हैं, ज़दकोब किए जाते हैं और इनको सज़ा भी दी जाती है, इनको जो है मार भी दिया जाता है। जैसे कि मंसूर हलाज ने जब अनल हक का नारा लगाया तो लोगों ने उससे पागल कहा। सोक्रेटिस ने जब सच बोला तो उसको हेमलॉक जहर पीना पड़ गया। इसी तरह एरिस्टोटल ने कहा था कि अपने उस्ताद के बारे में, प्लेटो इज़ डियर टू मी बट डियरर स्टिल इज़ ट्रुथ। प्लेटो एरिस्टोटल के उस्ताद थे और वो अपने उस्ताद के बारे में कह रहे हैं कि वो मुझे अजीज़ है लेकिन उनसे भी ज़्यादा अजीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो सच है। तो ये है वो ट्रुथ जो कि नबियों ने भी बोला, जो कि सेंट्स ने भी बोला, जो कि अपनी ज़ात से हट कर जो हकीकत है उसको बयान करना, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसी में एक कोट माइकल सोवल की, व्हेन यू वांट टू हेल्प पीपल you tell them the truth, and when you want to help yourself you tell them what they want to hear. यानी जब आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप उन्हें वो बताते हैं जो कि सच है, और जब आप अपनी मदद करना चाहते हैं तो आप उन्हें वो बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये वही है जो सोफिस्ट किया करते थे सोक्रेटिस के दौर में। लोगों को उनका सच, हर एक उसका अपना अपना सच जो है वो बताते थे अपने से पैसे की खर्च के। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ में ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रुथ है जब आप किसी बात को मनोहन बताएं बगैर किसी
ज़ाती मफाद के। उसके बाद दूसरा ट्रुथ है मिसलीडिंग ट्रुथ। मिसलीडिंग ट्रुथ से मुराद है ऐसा ट्रुथ जो कि बात को घुमा कर पेश किया जाए, बात को मरोड़ तरोड़ कर पेश किया जाए और उसका मकसद हो दूसरे को गुमराह करना। आउटराइट लाई से मुराद है मुकम्मल झूठ, मतलब वो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, दूसरे का फ़ायदा उठाने की गर्ज से, दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की गर्ज से, उसका एडवांटेज हासिल करने की गर्ज से जो है वो किया जाए, उसे कहते हैं आउटराइट, उसे कहते हैं आउटराइट लाई। अब चलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थियरिस्ट पर जिन्होंने ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने बताया कि इंसान पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहता था। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद है गवर्नमेंट बनने से, गवर्नमेंट्स की और सोसाइटी की तश्कील से पहले जो है वो इंसान स्टेट ऑफ नेचर में था। और स्टेट ऑफ नेचर जो है अकॉर्डिंग टू हॉब्स, इसमें लाइफ जो थी वो शॉर्ट थी, पुअर थी, नेस्टी थी, ब्रूटिश थी, यानी इंसान बहुत बुरे हालात में ज़िंदगी जो है वो गुजारता था। इट वॉज लाइक वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक भी इंसान और बाकी जानदार भी सर्वाइवल की जो है वो एक जंग लड़ते हैं और उसमें जो है फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है और वही इन्वायरमेंट में डोमिनेट करता है। तो समवट लाइक वो सिचुएशन थी हमारे स्टेट ऑफ नेचर में, और फिर इसलिए ज़रूरत पेश आई हमें एक ऐसा ऑर्डर तश्कील देने की जहाँ पर हम इकट्ठे रह सकें और जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। तो उसके लिए हॉब्स ने सजेस्ट किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बननी चाहिए जो कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट हो। बताया थॉमस हॉब्स की बुक का नाम था लेवाइथन। उसके अंदर जो है उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की। उसके बाद जीन जैक रूसो, जीन जैक रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किन बेसिस पर तश्कील दिया जाएगा, ये इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या जो है वो टर्म्स होंगे। तो जीन जैक रूसो के मुताबिक ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये एक जनरल बिल है। जनरल बिल से मुराद ये है कि तमाम लोगों की रजामंदी शामिल है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और ये जो जनरल बिल है ये बनेगी किससे, ये हायर सेल्फ डिटरमाइन करेगा, यानी आला सेल्फ। तो नॉट लोअर सेल्फ बल्कि हायर सेल्फ जो है उससे जनरल बिल डिटरमाइन होगी और जनरल बिल की बेस पर जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और वो चूँकि हायर सेल्फ से डिटरमाइन हुआ है तो वो तमाम लोगों को उनके इक्वल राइट्स जो है वो देगा। इनकी भी जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो मोर और लेस सेम ही थी थॉमस हॉब्स की। तीसरे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपने ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये सब कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। और इनके नज़दीक जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो कदर डिफरेंट थी। जहाँ थॉमस हॉब्स ने बताया कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस थी, इनके नज़दीक जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें जो राइट्स थे, इनएलिएनेबल राइट्स, वो सबको अवेलेबल थे। इनएलिएनेबल राइट्स से मुराद है वो राइट्स जो नेचर की तरफ से अता करते हैं, और इनमें जो राइट्स आ जाते हैं वो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जॉन लॉक के मुताबिक राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं। इनएलिएनेबल राइट्स से मुराद है वो राइट्स जो कि नेचर की तरफ से अता करते हैं, और ये वो राइट्स हैं जिनको इंसान खुद भी वायलेट नहीं कर सकता, जिनसे खुद भी दस्तबरदार नहीं हो सकता, और ना ही इनकी ट्रेड ऑफ किया जा सकता है, इनकी बार्गेनिंग की जा सकती है। ये सब राइट्स वहाँ पर अवेलेबल होने के बावजूद वहाँ पर एक मसला था कि इन राइट्स की वायलेशन करने वाले का एहतसाब जो है वो कोई भी कर सकता था, यानी कोई भी कानून को जो है वो अपने हाथ में ले सकता था। इस वजह से नो रूल ऑफ लॉ की वजह से एक गवर्नमेंट को तश्कील देना ज़रूरी था, और इसलिए इंसान ने स्टेट ऑफ नेचर से निकल कर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत गवर्नमेंट को बनाया। लेकिन जॉन लॉक के नज़दीक ये जो गवर्नमेंट है ये लिमिटेड गवर्नमेंट है। लिमिटेड गवर्नमेंट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट बनने के बाद भी जो इंसान है
जो मैसेज है उनको उनके इनएलिएनेबल राइट्स मैसर, यानी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट बनने के बाद भी सबको मैसर हो। गवर्नमेंट जो है वो इन राइट्स में इंटरवीन ना करे। तो ये थे 3 सीरीज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद अगला पॉइंट जो कि है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो गवर्नमेंट बनेगी वो मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के ज़रिए अपनी जो पावर्स हैं उन्हें इस्तेमाल करेगी। यहाँ पर बात की गई है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है कि हम जो है वो अपने MNAs और MPs जो है उनको सेलेक्ट करते हैं, वो जाकर के जो है असम्बलीज़ में गवर्नमेंट को तश्कील देते हैं। ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो कि हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का तीसरा पॉइंट। उसके बाद तो 4th पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, social justice and tolerance are fully observed। यानी ये जो सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी उसमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और टॉलरेंस ये असूल अपनाया जाएगा। और यहाँ पर बात की जा रही है UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। उसमें भी यही सारे जो है वो प्रिंसिपल्स गिवन है। और हमारी जो एगैलिटेरियन सोसाइटी है वहाँ पर भी ये सारे ह्यूमन राइट्स सबको सबको अवेलेबल होंगे। उसके बाद 5th पॉइंट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, belief, faith and association are observed। ये सारे फंडामेंटल राइट्स भी इस इगैलिटेरियन सोसाइटी में अपनाए जाएंगे कि सबको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा, सबको बराबर के मौके मिलेंगे और कानून के आगे सब बराबर होंगे, और एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और एसोसिएशन, ताल्लुकात बनाने की आज़ादी सबको मैसर होगी। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में फ़र्क क्या है? ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, तो वो राइट्स हर इंसान का हक होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, ग्रेड, कास्ट, रेस और नेशनलिटी। और इन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है UN, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। हर मुल्क अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है जो कि फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके मैसेज को दिए जाते हैं। तो ये फ़र्क है ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।